नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ये बात करूंगा कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में आ जाए तो कौन सी पॉलिसी इनिशिएटिव है जिसे लिया जाता है जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो पूरा वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक और बेहतर मटेरियल आपको मिल सके। दोस्तों, मैंने इसके पहले जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के 5 वीडियो बनाए उसमें आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ चुके हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर में हमेशा बैलेंस होगा। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के सेंस में देखेंगे तो हमेशा ही बैलेंस होगा, उसमें किसी तरह की डिफिसिट नहीं पाई जाएगी। लेकिन ये अगर व्यवहारिक रूप में आप देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो तब पॉसिबल होता कि जब जितने मूल्य का एक्सपोर्ट करता उतनी वैल्यू का इकोनॉमी इंपोर्ट भी कर ले, जितनी बारोइंग कर ले उतनी लेंडिंग कर ले। तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वैल्यू बराबर हो जाए, बारोइंग लेंडिंग बराबर हो जाए, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितनी फॉरेन कंपनियां आपके वहां इन्वेस्टमेंट करें आप भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उतनी ही पूंजी का इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम होगा। जैसे भारत में आप देख लें, इंडिया में देख लें तो भारत का एक्सपोर्ट जो है हमेशा कम है इंपोर्ट के कंपैरिजन में। मतलब हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है, करेंट अकाउंट डेफिसिट है। तो जब करेंट अकाउंट डेफिसिट हो और ये किसी इकोनॉमी के लिए चिंताजनक स्थिति में हो कि किस तरीके से इस डेफिसिट को हम फुलफिल करें, तो कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट हो जाए। तो दोस्तों, यहां पे हम बात करेंगे कि हाउ टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम है तो इस डिसइक्विलिब्रियम को किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, मैनेज किया जा रहा है। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट इक्विलिब्रियम को सॉल्व करने के लिए 4 मेजर्स हैं। देयर आर 4 मेजर टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रेड पॉलिसी मेजर। पहला जो हमारे पास मेजर्स है या मेथड है वो व्यापार नीति का है, ट्रेड पॉलिसी मेजर्स है। सेकेंड इज एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज, खर्च को कम करने वाली नीतियां हैं, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी है। थर्ड इज एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, एक्सपेंडिचर को स्विच करने वाली पॉलिसी है। और अल्टीमेट लास्ट एक्सचेंज कंट्रोल। तो दोस्तों, ये 4 बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 4 बड़े बड़े मेजर्स हैं जिसके द्वारा किसी भी इकोनॉमी के बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट डिसइक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक एक पे हम लोग बात करते हैं। बड़े ध्यान से चीजों को समझिएगा क्योंकि मैं देखता हूं कि ये यूपीएससी के परीक्षा में, पीसीएस के परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा बहुत जाता है। तो बड़े ध्यान से, बड़े तन्मयता से वीडियो को देखिए। पहला मैं कह रहा हूं कि ट्रेड पॉलिसी मेजर। अब आपके सामने प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम यह है कि कोई इकोनॉमी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा है। तो इसी तरह से वो सर्विस का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहा है, सर्विस का इंपोर्ट ज्यादा कर पा रहा है, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो फॉरेन कंपनियां हैं वो इसके वहां ज्यादा आ गई हैं और रिमिटेंसेज और प्रॉफिट अपने इकोनॉमी में होम क्वार्टर को ज्यादा भेज रही हैं। तो आखिर में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं? देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट को बढ़ा सको और दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज का जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपके वहां इंपोर्ट हो रहा है उसको रिड्यूस करो। तो सिंपली एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, दिस इज द पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड, डेफिसिट इन करेंट अकाउंट। तो सिंपली एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी होनी चाहिए जिससे कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके, एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ा सके, डॉलर के मूल्य बढ़ा सके, एक्सपोर्ट के रूप में डॉलर ज्यादा कमा सके, और हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से गुड्स एंड सर्विसेज को मंगाएं, कम इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करें जिससे कि हमारा जो है करेंट अकाउंट या फिर आपका ये बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर हो सके। तो ट्रेड पॉलिसी मेजर्स में हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा एक्सपोर्ट प्रमोट हो सके और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट हो सके, मतलब इंपोर्ट प्रतिबंधित हो सके। तो किसी इकोनॉमी में किसी पॉलिसी मेकर्स के पास ये कौन से ऐसे स्ट्रेटजी है जिससे वो एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं, आइए उसको हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला, बहुत ऐसी इकोनॉमी है जो अपने एक्सपोर्ट के ऊपर सब टैक्स लगा देते हैं। आप जानते हैं कि जब हम टैरिफ की बात करते हैं तो टैरिफ का जो टेक्निकल मीनिंग होता है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी प्लस इंपोर्ट ड्यूटी बोथ। देखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है यूपीएससी में, आईएएस के एग्जाम में, कि टैरिफ मींस ओनली इंपोर्ट ड्यूटी? नो, टैरिफ मींस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटी बोथ। बट आप देखोगे व्यवहार में ज्यादा इसको इंपोर्ट ड्यूटी के रूप में इकोनॉमी लगाते हैं। बट कई ऐसे देश हैं जो अपने एक्सपोर्ट के ऊपर भी टैक्स लगा देते हैं। तो अगर आप एक्सपोर्ट के ऊपर अपने टैक्स लगाओगे, जैसे मान लो कि हम लखनऊ से
मलिहाबादी आम जो है यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और भारत सरकार अगर आम के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देती है तो नो डाउट गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाएगी, बट आपके एक्सपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, तो आपके एक्सपोर्ट की डिमांड कम हो जाएगी। तो दोस्तों पहला चीज ये कि एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर आप एक्सपोर्ट के ऊपर लगाए हो तो उसको खत्म कर दीजिए या फिर घटा दीजिए। दिस इज द फर्स्ट मेथड दैट वी प्रमोट एक्सपोर्ट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उसको कॉम्पिटिटिव भी बना सके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सिनेरियो में। दूसरा, आप जानते हैं कि बहुत बार जो एक्सपोर्ट होता है उसके लिए हम रॉ मटेरियल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मंगाते हैं, तो जो रॉ मटेरियल मंगाते हैं उस पे इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगा देते हैं। तो देखो, इंपोर्ट ड्यूटी अगर ज्यादा करोगे तो रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाएगी, और रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाएगी तो एक्सपोर्ट की प्राइस आपकी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों यहां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आप जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल के, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम करो। जितना इंपोर्ट ड्यूटी आप कम करोगे उतना आपको सस्ते इनपुट मिलेंगे, जितनी चीप इनपुट होगी उतना आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो और अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हो। तो दूसरा मेथड ये हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल है, कच्चे माल है, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया जाए। दिस इज द सेकंड मेथड। थर्ड क्या है कि जो एक्सपोर्टर है वो आपसे क्रेडिट लेता है, वो साख लेता है, वो लोन लेता है ताकि वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करो। तो कुछ इस तरह की पॉलिसी हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे हमारे एक्सपोर्टर को बहुत कम रेट पे क्रेडिट मुहैया कराया जा सके, साख मुहैया कराया ताकि उनकी जो एक्सपोर्ट की कास्ट है वो कम हो सके। बहुत ऐसे देश ऐसे भी आप देखेंगे डेवलप्ड कंट्री हैं जो अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी देते हैं ताकि उसका एक्सपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाए। तो ये भी आपके पास एक पॉलिसी इनिशिएटिव है कि जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं उनको बड़े पैमाने पे आप क्या कर सकते हैं, सब्सिडाइज कर सकते हैं, ताकि तो कई ऐसे मेजर्स हो सकते हैं। या फिर एक्सपोर्टरों के ऊपर जो आप टैक्स लगाते हैं, इनकम टैक्स लगाते हैं, उनको आप घटा सकते हैं जिससे कि उनकी अर्निंग बढ़ सके, उनको इंसेंटिव मिले और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। तो कुल मिला जुला के दोस्तों हम व्यापार नीति में कई तरह की चीजें ऐसा कर सकते हैं जिससे एक्सपोर्ट प्रमोट हो सके। ऐसे ही आप देखेंगे कि बहुत हद तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ओपन किए थे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट किए गए थे, डेवलप किए गए थे इंडिया में, जिससे कि आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सको अपने एक्सपोर्ट के लिए, और आपका एक्सपोर्ट एक पहचान बना सके दुनिया में, और उसकी ब्रांडिंग हो सके, और बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेल कर सको और डॉलर कमा सको। तो दोस्तों कुछ पॉलिसी आप ऐसा इनिशिएट कर सकते हो, इनिशिएटिव ले सकते हो, जिससे आपके एक्सपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफी जो है लोकप्रिय हो जाए, फेमस हो जाए, ब्रांडिंग हो जाए, सस्ते हो जाए। तो आपका एक्सपोर्ट अगर प्रमोट होगा तो जितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट प्रमोट करेंगे उतना आप समझते हैं कि आपकी जो है एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ेगी, और एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ने की वजह से आपके पास उतना ही ज्यादा डॉलर का इनफ्लो होगा, और एक बेहतर चीज हो सकता है डॉलर इनफ्लो आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड को या फिर करेंट अकाउंट डेफिसिट को पाटने के लिए। अब दूसरा हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट हो जाए। अब जानते हैं कि कोई इकोनॉमी बहुत सी चीजों का इंपोर्ट करता है जिससे इंपोर्ट बिल आपको पे करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो कुछ ऐसे पॉलिसी अडॉप्ट किए जा सकते हैं पॉलिसी मेकर्स के द्वारा जिससे कि इंपोर्ट को रोका जा सके। पहली चीज ये कि इंपोर्ट पे सिंपली इंपोर्ट ड्यूटी देश लगा देते हैं ताकि जो है इंपोर्ट वाली जो प्रोडक्ट है वो आपकी इकोनॉमी में महंगी हो सके, ताकि उसकी डिमांड कम हो सके। तो दोस्तों एक तो चीज ये हो सकता है कि इंपोर्ट ड्यूटी हम इंपोर्ट्स के ऊपर लगा सके ताकि अपने इकोनॉमी में उसकी जो है डिमांड जो है कम हो सके, क्योंकि वो चीजें महंगी हो गई है। अब दूसरी चीज ये देखिए कि अगर हमको इंपोर्ट को रोकना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि उसके कुछ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम प्रमोट करें ताकि उसके सब्स्टिट्यूट यहाँ मिल सके। तो यहां पर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स को प्रमोट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों ये भी हो सकता है, ये भी बहुत आसानी से आप कर सकते हो कि जो इंपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप मंगा रहे हैं उन इंपोर्ट के ऊपर कोटा लगा दो। लेकिन आपको मैं बताऊं कि WTO रिजीम के बाद अब इतना आसान नहीं रह गया है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्ट क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा के उनको बैन कर सको। तो इसी तरह से अगर मान लो कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत ज्यादा लग्जरियस है और वो इकोनॉमी में इसलिए सिर्फ डिमांड किया जा रहा है ताकि लोगों के लग्जरी के लिए वो यूज हो सके, बाकी कोई इस तरह के कैपिटल गुड्स नहीं है जो इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करेंगे, तो उनके ऊपर आप ज्यादा टैक्स लगा सकते हो। तो कुल मिला जुला के दोस्तों जो हमारी ट्रेड पॉलिसी बनाई जाएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए, डिसइक्विलिब्रियम को, वो कुछ इस तरह से बनाई जाएगी जिससे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारे एक्सपोर्ट जो है प्रमोट हो सके और इंपोर्ट काफी हद तक रोका जा सके। तो जितना ज्यादा आप इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करिएगा, रोकिएगा, आप देखेंगे कि जो आपकी जो इंपोर्ट का बिल है वो कम हो जाएगा, इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, तो डॉलर आपके वहां से जाएगा कम, आउटफ्लो ऑफ डॉलर रुकेगा, आउटफ्लो ऑफ डॉलर जो है रुकेगा। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे कि आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट के
करेंट अकाउंट या ट्रेड अकाउंट की स्थिति जो है सही होती जाएगी, तो एक बेहतर पॉलिसी आपके सामने है ट्रेड पॉलिसी मेजर्स के रूप में। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी है बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेटर करने की, वो है एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी। कुछ ऐसा करें जिससे कि जो खर्च है कंज्यूमर का वो कम हो सके। अगर हम खर्च कम कर दें तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के प्रोडक्ट को इंटेक नहीं कर पाएगा, कंज्यूम नहीं कर पाएगा, यूज नहीं कर पाएगा। इससे भी आप देखेंगे कि स्थिति बेहतर हो सकती है। तो एक पॉलिसी ये हो सकती है दोस्तों कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो एक्सपेंडिचर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो प्रोडक्ट आते हैं उसके ऊपर कंज्यूमर के खर्चे को कम कर दिया जाए। इसी पॉलिसी को दोस्तों हम कहते हैं एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी। एक और भी पॉलिसी एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। कई बार आप आईएएस कि मेंस में देखेंगे ये पॉलिसी पूछी जाती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के लिए व्हाट इज द एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी एंड व्हाट इज द एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। बहुत लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि इसका मतलब क्या है। और मैं बताऊं कि इसी बार आईएएस प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज के ऊपर। देखिए एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी में दो पॉलिसी आएगी, एक आएगी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी आएगी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। देखिए अगर आप चाहते हैं कि कंज्यूमर आपका ज्यादा खर्च ना करे और इंटरनेशनल प्रोडक्ट का ज्यादा यूज नहीं कर सके, तो एक तो आप टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेंगे जिससे कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी की जो क्रेडिट है या फिर उसकी कास्ट है बढ़ जाए, तो लोगों के पास पैसा कम खर्च करने का एक तरीके से मैसेज है। अब देखो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो सकती है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब यह है कि कुछ हम ऐसा करें जिससे पॉलिसी रेट को बढ़ा दें ताकि लोगों के हाथ में जो पैसा पहुंचे वो महंगा पहुंचे। लाइक एग्जांपल इसमें आप बैंक रेट बढ़ा सकते हो, बैंक रेट बढ़ा सकते हो। दूसरा इसके लिए आप CRR बढ़ा सकते हो, SLR बढ़ा सकते हो, रेपो एंड रिवर्स रेपो बढ़ा सकते। देखो आईएएस का प्रश्न यही था दोस्तों, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट बढ़ा सकते हो। इसी तरीके से आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर सकते हो। तो दोस्तों ये जितनी भी चीजें आप करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के रिस्पेक्ट में, जैसे CRR बढ़ा दें, SLR बढ़ा दें, बैंक रेट बढ़ा दें, रेपो रेट बढ़ा दें, रिवर्स रेपो रेट आप बढ़ा दो, या इसी तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आप सेल करो, तो दोस्तों ये जितनी चीजें को आप करोगे उतने ही ज्यादा इकोनॉमी में लिक्विडिटी क्रंच होगी, लिक्विडिटी अब्सॉर्ब होगी, लोगों के पास पैसा कम होगा, और होगा भी तो उसकी कास्ट महंगी होगी, तो वो ज्यादा प्रोडक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की चीजों के ऊपर नहीं खरीदेंगे, जिससे उसका एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा। तो दोस्तों टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा हम एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर सकते हैं कंज्यूमर का। इसमें हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि जो क्रेडिट है उसकी कास्ट बढ़ सके। दूसरी एक और भी पॉलिसी होती है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। आप जानते हैं दो तरह की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो डिमांड को मैनेज करती है, इसलिए इसको डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी भी कहते हैं। एक मॉनेटरी पॉलिसी है, दूसरा फिस्कल पॉलिसी है। दोस्तों जो फिस्कल पॉलिसी है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं क्लास भी लिया हूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ऑपरेट होता है, और इसमें गवर्नमेंट या तो टैक्स लगा सकती है, टैक्स को कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है, पब्लिक बारोइंग को ज्यादा कम कर सकती है, या फिर इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पब्लिक बारोइंग के साथ एक्सपेंडिचर भी कर सकती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर सकती है। तो तीन इसके देखिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक तो टैक्स, दूसरा एक्सपेंडिचर, तीसरा पब्लिक बारोइंग। अब देखिए यहां पे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे इकोनॉमी में पैसा कमाए। तो देखिए ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट को बढ़ा देगी। ऐसे क्या करेगी, इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने टैक्स रेट को बढ़ा देगी। दूसरा क्या करेगी, इसमें गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, टैक्स को बढ़ा देगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करेगी, या फिर जो है बारोइंग जो है गवर्नमेंट जो है ज्यादा करेगी। देखिए तो टैक्स रेट बढ़ा के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दे, बारोइंग ज्यादा करके इकोनॉमी से मनी को निकालेगी, मनी सप्लाई को कम करेगी। तो दोस्तों कुल मिला जुला के इस तरीके से आप देखेंगे कि या तो हम एक्सपांशनरी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूज करें या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करें। दोनों ही पॉलिसियों का उद्देश्य होता है, बहुत ध्यान से इस चीज को पढ़ लीजिएगा क्योंकि आईएएस प्रीलिम्स में आप देखेंगे अभी पिछले साल इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो दोस्तों कुल मिला जुला के चाहे आप टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूज करें या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करें, दोनों ही पॉलिसी का उद्देश्य होता है कि जो कंज्यूमर के खर्च हैं, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बहुत धड़ल्ले से कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, उससे जो है उसका जो है कम करना, एक्सपेंडिचर को, खर्चों को कम करना, इसलिए इसको दोस्तों एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी कहते हैं। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, देखिए ये क्वेश्चन आता है, लोगों के समझ में नहीं आता व्हाट इज एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी का मतलब होता है एक्सपेंडिचर को स्विच करना, रिड्यूस करना नहीं, स्विच करना।
कहने का मतलब यह है कि अगर वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के प्रोडक्ट के ऊपर खर्च कर रहा था तो वहां से स्विच करके हम कुछ ऐसा करें कि वो डोमेस्टिकली प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपेंडिचर करें, जिससे कि प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सके। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने की बात नहीं की जा रही है, यहां पे एक्सपेंडिचर को स्विच करने की बात हो रही है। अब स्विच का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि हम बाहर से कार इंपोर्ट कर रहे थे, हम बाहर से जो है डिफरेंट टाइप के कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे, बहुत से लग्जरियस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे थे, हम बाहर से जो है फूड प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे थे, कैमरास इंपोर्ट कर रहे थे, मोबाइल इंपोर्ट कर रहे थे। कुछ ऐसा चीज हम करें जिससे कि वहां से एक्सपेंडिचर कम हो सके, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ सके, इसी को बोलेंगे एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी का साफ मतलब होता है दोस्तों डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन। देखिए इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर लूंगा, इसके बाद वाला लेक्चर इसी के ऊपर होगा और इसके ऊपर 2 वीडियो में बनाऊंगा कि डिवैल्यूएशन क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। बस आज बहुत ही आसानी से 2 मिनट में आपको बताता हूं कि डिवैल्यूएशन क्या होता है। बाकी देखने के लिए तैयार रहिए, नेक्स्ट वीडियो डिवैल्यूएशन के ऊपर, 2 या 3 वीडियो इसके ऊपर आएंगे और इतना ज्यादा मजा आएगा कि आपको मैं बता नहीं सकता हूं। और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं डिवैल्यूएशन के ऊपर, डिप्रिसिएशन के ऊपर, एप्रिसिएशन के ऊपर, तो बहुत ध्यान से वेट करिएगा, उस वीडियो का जल्दी ही आने वाला है। तो यहां देखिए एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी में डिवैल्यूएशन क्या होता है कि जब गवर्नमेंट जानबूझ के अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेटर करने के लिए, डिसइक्विलिब्रियम को सॉल्व करने के लिए अपने ही करेंसी के एक्सटर्नल वैल्यू को रिड्यूस कर देती है, अपने ही करेंसी के एक्सटर्नल वैल्यू को रिड्यूस कर देती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी के कंपैरिजन में, दैट कॉल्ड डिवैल्यूएशन। इट मीन टू से द लोअरिंग ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। मतलब लोअरिंग द external value of domestic currency in terms of dollar, euro, pounds is the called devaluation। जब गवर्नमेंट जानबूझ के पूरी एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने ही करेंसी के एक्सटर्नल वैल्यू को घटा दे और डॉलर का मूल्य आप समझते हैं ऑटोमेटिक फिर बढ़ जाए और आपके रुपया का मूल्य पहले की तुलना में घट जाए, तो इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन, अपनी करेंसी के मूल्य में कम करना। इससे क्या होता है दोस्तों, जब हम डॉलर की तुलना में, यूरो की तुलना में, पाउंड की तुलना में अपने करेंसी के मूल्य को घटाते हैं तो $1 में अब ज्यादा करेंसी आएगी, या फिर दूसरे शब्दों में कहिए हमको ज्यादा रुपया देके $1 परचेज करेंगे। इससे ये होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सस्ते हो जाते हैं। अब विदेशी जो है पहले $1 में 1 केजी आम खरीदता था, वो 1.5 केजी आम खरीदेगा। क्योंकि आपने क्या किया है, अपनी करेंसी के बाह्य मूल्य को डॉलर की तुलना में घटा दिया है। इसके ऊपर पूरा वीडियो देखिएगा, उसमें मैं इक्वेशन से बताऊंगा, पूरा एग्जांपल देखिए तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। बस आप थोड़ा समझिए कि अगर मान लीजिए कि अपने हम करेंसी के बाह्य मूल्य को घटा दिए हैं तो $1 बराबर पहले 60 रुपया था, तो अब $1 बराबर 70 रुपया हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पहले वो $1 में 60 रुपए की चीज खरीदता था, अब वो $1 में 70 रुपए की चीज खरीद लेगा। तो हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सस्ते हो जाते हैं। तो जितनी चीजें सस्ती होंगी उतनी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उसकी डिमांड होगी। सिंपल सा लाभ का डिमांड है कि चीजें सस्ती होगी, महंगी बिकेगी ज्यादा, तो आप ज्यादा चीजों को बेच लेते हैं। उल्टा जब आपने डॉलर को महंगा किया है रुपया की तुलना में, तो जो इंपोर्टेड चीज है वो आपके लिए महंगी हो गई। तो एक तरीके से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो गया, सस्ता हो गया। दूसरा, उनका इंपोर्ट हमारे वहां महंगा हो गया। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक पॉलिसी है एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। हमारे एक्सपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सस्ते हो जा रहे हैं और उनके जो प्रोडक्ट है हमारे वहां महंगे हो जा रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, डिवैल्यूएशन की पॉलिसी, अवमूल्यन की पॉलिसी। तो एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिससे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अपनी चीजों को सस्ता कर लेते हैं और उनकी चीजों को अपने वहां महंगा कर लेते हैं, इसलिए इसको एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी कहा जाता है। एक्सचेंज कंट्रोल, विनिमय नियंत्रण। एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब है विनिमय नियंत्रण। विनिमय नियंत्रण एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब है, विनिमय नियंत्रण एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब है कि जब आप जो विदेशी मुद्राएं हैं, डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, ये जो एक्सचेंज है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए ताकि आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उसको ज्यादा खर्च ना कर पाए। अब गवर्नमेंट इसमें ये बोल सकती है कि आपको किस उद्देश्य से डॉलर चाहिए, आपको उद्देश्य बताना पड़ेगा। अगर आप ऐसी चीजों के ऊपर खर्च कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको एक्सचेंज दिया जाएगा। बाकी एक्सचेंज को डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाएगा। अगर आप मूवी देखने जाना चाहते हैं, मूवी की शूटिंग करने जाना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप जो है घूमने जाना चाहते हैं, क्रिकेट देखना चाहते हैं, तो आपके लिए महंगा जो है रेट पे एक्सचेंज रेट दिया जाएगा। तो कुल मिला के फॉरेन एक्सचेंज दिया जाएगा। तो कुल मिला के जब आप बताओगे कि डॉलर मुझे चाहिए क्यों, मैं क्यों डॉलर चाहिए, मैं घूमने के लिए जाना चाहता हूं या फिर मैं चीजों को इंपोर्ट करने वाला हूं, क्या करने, तो डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर आपको पे किया जाता है। तो कुल मिला के एक्सचेंज कंट्रोल में गवर्नमेंट
गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है कि विदेशी जो मुद्रा भंडार है उसको जो है यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके और उसको राशनिंग के आधार पे जो इंपॉर्टेंट है उसके आधार पे आपको दिया जाए, न कि ऐसे ही अनावश्यक कामों के लिए या फिर लग्जरियस प्रोडक्ट के लिए जाए। तो इसको बोलते हैं हम एक्सचेंज कंट्रोल। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 4 मेजर्स हमने बताए जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेटर किया जा सकता है। एक तो सिंपल से है आपकी ट्रेड पॉलिसी, दूसरी जो है आपकी एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी और एक्सचेंज कंट्रोल। ये 4 मेथड है जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेटर किया जा सकता है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं डिवैल्यूएशन की चर्चा करूंगा। डिवैल्यूएशन क्या है, कैसे किया जाता है, ये कैसे डिप्रिसिएशन से भिन्न होता है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, क्या इसकी इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ते हैं, मार्शल लर्नर इफेक्ट क्या होता है, जे कर्व इफेक्ट। तो बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। बस मैं इतना कह दूं आपसे कि बस आप ही हैं जो कुछ बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए कोई बड़ा व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आप सिर्फ एक सक्षम है आप बड़ा करने के लिए। बस ये है कि अपने विल पावर को स्ट्रांग कर लो, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालो। बाहर के लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, डज नॉट मैटर। आप अपने अंदर से क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कितने विल पावर है, कितना जो है स्ट्रांग है और कितना डेडिकेटेड है अपने एग्जाम को लेके, अपने करियर को लेके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे अच्छा वैल्यूएशन आप स्वयं करते हैं। तो दोस्तों आप पूरे विल पावर को स्ट्रांग बनाइए और एक लक्ष्य है उसको साधिए। टाइम बाउंड में किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने का प्रयास करिए और अपने आप से ऑनेस्ट बने रहिए। मैं जानता हूं कि जो खुद से ईमानदार रहे हैं कभी असफल नहीं हुए। मेरे कितने ऐसे दोस्त थे जो लगता था कि ये कुछ नहीं करेंगे लेकिन वो खुद से ईमानदार थे, बहुत अच्छा किया, बहुत आईएएस बने, बहुत पीसीएस बने, बहुत अच्छे अच्छे जगह पर सिलेक्ट हुए। बस इतना था कि अपने अंदर से आप ईमानदार रहिए। दूसरे क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, डज नॉट मैटर। आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, दिस इज द मैटर। तो बहुत अच्छा करेंगे, हम बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।